मामले से जुड़ा हुआ आपको बता दें, न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस के घटना स्थल का मुआयना किया है। यह टीम आज हाथरस के लोगों के साथ मुलाकात करेगी और हादसे को लेकर सवाल करने वाली है। इसके पहले जांच आयोग की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर कई सबूत जुटाए। ये टीम 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, टीम ने हाथरस में हादसे वाली जगह पर पहुंचकर कई सबूत जुटाए। अब आज वहां पर जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात करने ये टीम पहुंचेगी और उनके साथ कई तरह के सवाल जवाब भी किए जाएंगे। ये बड़ा अपडेट, 2 महीने के भीतर भीतर ये जो टीम है वो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कल जब टीम पहुंची थी ये उसी के बाद की तस्वीर है। अब आज भी ये टीम हाथरस में रुकी हुई है। वहां पर जो आम लोग हैं उनके साथ पूछताछ की जाएगी। घटना स्थल वाले दिन, जिस दिन घटना हुई है वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके साथ भी आज पूछताछ की जानी है। अभी तो निष्कर्ष हम कोई नहीं निकाल पाएंगे। पूरी मैप के साथ सर आप देख रहे थे, क्या कुछ एंगल? हाँ, हमारे पास है, हम एंगल निकालेंगे तब शायद आपसे कुछ शेयर करें। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, ऑल द मेंबर्स आर हियर। हमें नहीं मालूम अभी क्या एविडेंस हमारे पास आ रहा है। जी। जिससे भी जरूरत, आप लोगों से जरूरत होगी तो उससे भी मदद लेंगे। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हादसे वाली जगह पहुंचकर हर एक चीज का मुआयना किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व IAS हेमंत राव और पूर्व IPS भवेश कुमार सिंह सुरक्षा में हादसे वाली जगह पहुंचे थे। ये टीम जहां सत्संग का पंडाल लगा था वहां भी गई और मुआयना किया। कहाँ पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ, तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। क्या जल भराव की वजह से कुछ? देखिए, अभी तो निष्कर्ष हम कोई नहीं निकाल पाए। अभी तक जांच आयोग की टीम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। टीम का कहना है कि अभी सबूत इकट्ठा किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी। जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछेंगे। न्यायिक जांच आयोग की टीम हादसे वाली जगह पर करीब 40 मिनट तक रही। ये टीम आज हादसे को लेकर जन सामान्य से मुलाकात करेगी। और कासगंज से न्यूज़ 18 इंडिया के दीपक बिष्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, लगातार हाथरस मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, अब तो मधुकर के ऊपर शिकंजा और कस रहा है, बताया जा रहा है कि उसके बैंक खातों की भी अब जांच की जानी है। देखिए, बिल्कुल सबसे अहम चीज़ है कि क्योंकि जो फंडिंग को लेकर न्यूज़ 18 इंडिया ने एक दिन पहले सवाल उठाए थे और दानदाताओं की लिस्ट को दिखाया था, तो वो सब कुछ अब पुलिस की जांच के दायरे में है। और इसको लेकर SP जो हाथरस के हैं निपुण अग्रवाल, उन्होंने भी बयान दिया था कि वो इसकी सब जांच करेंगे। और जो मधुकर है, प्रकाश मधुकर, वो सबसे अहम कड़ी है और इस पूरे मामले पर वो कोशिश करेंगे कि इसके सभी बैंक खातों की जांच की जाए। उसके अलावा मधुकर से जुड़े हुए लोगों के बैंक खातों की जाँच की जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पर ये जाँच शुरू हो जाएगी उसके लिए आज या कल में पुलिस कोशिश ये करेगी कि कस्टडी में लिया जाए देव मधुकर को। और उसके बाद कोशिश ये होगी कि उसके बैंक खातों के अलावा जो जो उससे जुड़े हुए राजदार हैं उन सब के बैंक खातों की तलाश की जाएगी। और दानदाताओं की लिस्ट को बनाया जा रहा है कि कितने दानदाता कहां पर किस तरह से इस आश्रम को पैसा देते हुए। ठीक है, बड़ी जानकारी दीपक आपने दी है कि पुलिस अब ये चाहेगी कि कस्टडी उसको मिल जाए ताकि जांच को और आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, हाथरस हादसे का सच क्या है इसे ही पता करने के लिए जांच टीम ने भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गिरफ्तार करके कोर्ट में उसे पेश किया गया। इसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। अब यही दीपक बिष्ट ने आपको बताया कि न्यायिक हिरासत में उसको भेजा गया है, लेकिन पुलिस अब अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी। उधर न्यायिक जांच टीम कल हाथरस का दौरा करने पहुंची, घटनास्थल के पास वो पहुंची। अब आज यही टीम एक बार फिर से हाथरस पहुंचेगी, लोगों से घटना को लेकर के बातचीत करेगी। जबकि बाबा को दान देने वालों के ऊपर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बाबा के मैनपुरी आश्रम में दानदाताओं की लिस्ट लगी है, तस्वीर आपके सामने है। इस लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम है जिन्होंने 10,000 से ज्यादा का दान दिया है। उससे कम चंदा देने वालों का नाम लिस्ट से गायब है। और बड़ा अपडेट, हाथरस केस के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर कानून का शिकंजा अब कस चुका है। अब उसके खिलाफ गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल हाथरस की कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ सबूतों को खंगालना शुरू कर दिया है। अब हर एंगल से उसकी जांच की जा रही है। देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों से लेकर उसके राजनीतिक कनेक्शन तक की अब जांच की जा रही है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। देव प्रकाश मधुकर अब किसी भी स्थिति में बच ना पाए और जितना भी उसका चाहे राजनीतिक रसूख है, चाहे उसे चंदा मिल रहा था, बैंक खाते में पैसा कहां से आ रहा था, इन तमाम चीजों की न्यायिक जांच अब शुरू की जा चुकी है।
देखिए अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है। और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ है कि अब देव प्रकाश मधुकर के साथ उसकी मदद करने वालों की भी खैर नहीं है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर की मदद करने वाले भी जांच के दायरे में हैं। अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है। और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों और मनी ट्रेल की जांच के लिए आयकर विभाग और राजस्व विभाग की मदद ली जा रही है। देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की टीम देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों की जांच कर रही है। देव प्रकाश मधुकर बाबा सूरजपाल के लिए कहां से फंड जुटाता था, ये भी जांच के दायरे में है। इसके साथ ही क्या किसी राजनीतिक दल से फंड मिलता था, इसकी भी जाँच की जा रही है। देव प्रकाश मधुकर की चल और अचल संपत्ति पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस डोनर की लिस्ट और यूनिफॉर्म के लिए कपड़े कहां से आते थे, उसकी जांच में भी जुट गई है। मेरे साथ जुड़े हुए दीपक, देव प्रकाश मधुकर को लेकर तो हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। बाबा का कोई सुराग है क्या? और बड़ी बात ये भी बताइए कि बाबा को क्या आरोपी बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब जांच चलेगी तो जांच धीरे धीरे उसमें परत दर परत खुलती जाएंगी, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर वो कड़ी है जिससे पूछताछ जब शुरू होगी तो उसमें वो कई राज उगलेगा, क्योंकि बाबा का दाहिना हाथ कहा जाता है। उसके अलावा आश्रमों से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां उसके पास है, किस तरह के बैंक खाते हैं, कौन कौन दानदाता गुप्त दान देता है और उस पैसे का क्या किया जाता है, वो पैसा कहाँ पर होता है, कितनी ज़मीनें हैं, क्योंकि इसको लेकर राजस्व विभाग से लगातार पुलिस संपर्क में है। और जब देव प्रकाश मधुकर को अरेस्ट करने के बाद उसकी जब कस्टडी ली जाएगी, कस्टडी आज नहीं तो कल तक कस्टडी ले ली जानी है, और उसके बाद जब उससे पूछताछ होगी तो वो बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि वो सारे सबूत पुलिस को चाहिए जो बाबा से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं पर कड़ी में लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसके बाद बाबा पर भी शिकंजा कर सकता है, क्योंकि पुलिस कहीं से भी हल्के मोड में यहाँ पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि राजस्व विभाग से संपर्क करने का मतलब साफ है कि बाबा की अकूत संपत्ति को हाईलाइट करना है कि किस तरह से ये संपत्ति इकट्ठा की गई, कब से की गई, किन लोगों के जरिए की गई, कौन दानदाता था जो गुप्त मतदान देकर माफ़ कीजिएगा गुप्त दान देकर निकल जाता था। तो इसी वजह से ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन तब तक ये जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा जब तक मधुकर पुलिस की कस्टडी में नहीं आता। और यही वजह है कि मधुकर को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। दीपक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन इस मामले से जुड़े हुए जितने सबूत हैं वो न्यूज़ 18 इंडिया भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और लगातार दीपक जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, हाथरस मामले में वकील एपी सिंह का बयान सामने आ गया है। एपी सिंह ने कहा कि अगर अवैध फंडिंग का मामला है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देव प्रकाश मधुकर कोई अपराधी नहीं है, उसके पास हर चीज का लेखा जोखा होता है। उन्होंने ये कहा कि अगर अवैध फंडिंग का मामला है तो उसकी जांच कर ली जानी चाहिए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है, जांच होनी चाहिए। अगर कोई नारायण साकारारी का फंड है, ट्रस्ट है, सारी जांच होनी चाहिए, उनके नाम क्या है क्या नहीं है सब कुछ जांच होनी चाहिए। आई एग्री। मैं जांच एजेंसियों की हर बात को, अभी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए मैं कुछ उस पर और कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जांच एजेंसियों की अक्षर सा बात को सत्य, अगर गलत पैसा आया है, गलत हुआ है तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आया है तो। और वहीं बाबा सूरजपाल की फंडिंग को लेकर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मैनपुरी आश्रम के बाहर लगी दानदाताओं की लिस्ट में पर्दाफाश हुआ कि इस लिस्ट में बस उन्हीं लोगों का नाम है जिन्होंने 10,000 रुपए से ज्यादा का दान दिया है। 10,000 रुपए से कम डोनेट करने वालों का नाम लिस्ट में नहीं लिखा गया है। इस लिस्ट में 200 लोगों का नाम लिखा है, लेकिन यह दान कब मिला उसकी कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है। मतलब न तारीख का जिक्र है, कब किस साल में चंदा दिया गया है वो भी नहीं बताया गया है, और 10,000 रुपए से ज्यादा का जो दान देने वाले लोग हैं उन्हीं का नाम यहाँ पर है। इससे कम दान देने वालों का नाम अंकित नहीं किया गया है।
कभी भी आप किसी दान पात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दानदाताओं का नाम शुरुआत से लेकर आखिर तक होता है। यानी अगर किसी ने 1 रुपया दान दिया हो और किसी ने 1000 दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है, या कागजों में या फिर शिलाखंड में। लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है। 5000 और 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है। यानी 10,000 से ऊपर जिसने दान दिया है ये सिर्फ सूची उन्हीं लोगों की है। और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आश्रमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है। ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया, सिर्फ अमाउंट लिखी गई है, नाम लिखा गया है। और आप सबसे ऊपर से देखेंगे तो सबसे ऊपर एक विनोद बाबू आनंद नाम लिखा है जो शिवनगर मैनपुरी के हैं, लेकिन उनके आगे क्रॉस है, ब्लैंक है। क्या उन्होंने ज़मीन दान में दी है या फिर पैसा ऐसा इतना गुप्त दान दिया है, ये यहाँ पर जानकारी नहीं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये दान दिया है। ये दान इसे कहेंगे 10,000 से लेकर ऊपर की जितनी रकम होती है सिर्फ उन्हीं के नाम है और उससे नीचे किसी का नाम नहीं है। जबकि नीचे जो 5,000 4,000 उनकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ऐसे लाखों लोग हैं, क्योंकि बाबा के एक सम्मेलन में, सत्संग के सम्मेलन में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ होती है और हर कोई दान देकर जाता है और उसकी रकम बहुत ज़्यादा होती है जिसे छुपाया गया है। और ये इस तरह की लिस्ट है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जिन लोगों ने अपना दान दिया उनको रखा गया है। तो बाबा की जो बाबा को फंड दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी जानकारी अब यूपी पुलिस करेगी, क्योंकि राजस्व विभाग को भी इस तरह की इनपुट दिए गए हैं ताकि ये जांच कर सकें कि राजाओं जैसा जीने वाला और राजाओं जैसे महल को तैयार करने वाला बाबा सूरजपाल इतनी बड़ी रकम लेकर कहाँ से आता है।